बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बोल्ड कर लो इसको, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन that take place between one country and the rest of the world during a given period of time is recorded. कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है ना, ये एक स्टेटमेंट जैसा होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जितना भी अपनी कंट्री में, मतलब कि एक कंट्री के से और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि कोई भी आर्थिक लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बाई एंड सेलिंग कह सकते हैं ना, कि कोई भी लेन देन जो होता है या खरीदना या बेचना होता है किन लोगों के बीच में, अपने डोमेस्टिक कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। मतलब कि हम अपने कंट्री से दूसरे की कोई भी कंट्री में, फॉरेन के या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर हम कैसा भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, उसको हम, इस पूरे ट्रांजेक्शन को हम एक समराइज फॉर्म में एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, और यही स्टेटमेंट कहलाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने कंट्री से और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में होने वाले जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स हर टाइम के ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं हम, वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद एक नया बनाया जाता है ना, कह सकते हैं लेट्स से कि 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, उसके बाद एक दूसरा बीओपी अकाउंट बनाया जाता है, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, ये एक स्टेटमेंट होता है। बात समझ में आई मैम? 1 ईयर के बाद? हाँ, 1 ईयर के बाद 1 ईयर का रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सिर्फ उस पर्टिकुलर उस ईयर में कितने जो है ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद एक नया न्यू, जैसे जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, फिजिकल ईयर नया स्टार्ट होता है, तो उसके लिए एक दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब बोला गया है ना कि जितने भी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीजें होने वाली है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा होगा, किस चीज का, गुड्स का या सर्विसेज का या मनी का या एसेट्स का। जब भी गुड्स, सर्विसेज, मनी या एसेट का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों के पास जा रहा है या आ रहा है, उन चीजों को बोला जाता है क्या, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये बात समझ में आई? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है, गुड्स हो या सर्विस हो या मनी हो या एसेट्स हो, कुछ भी हो, अगर इनकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, यानी कि एक लोग ले खरीद रहे हैं और दूसरे लोग उसको सेल कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो इन सारी चीजों को इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला जाता है, जो कि किसी में रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इसी तरीके के ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं उन चीजों को रिकॉर्ड की जाती है। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, फिर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से अगर हम बनाते कैसे हैं उसका एक फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उनमें किन किन चीजों को रिकॉर्ड की जाती है, किन किन तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और सबसे जरूरी चीज उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं ना, कैसे बनाया जाता है। मतलब कि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जान गए कि वो एक स्टेटमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो स्टेटमेंट है उसमें रिकॉर्डिंग होती किस तरीके से, सिर्फ उसके बारे में हमको जानना है और उसके आइटम्स के बारे में हमें जानना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे अकाउंटेंसी में होता है कि बैलेंस शीट बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो उसमें बनाने का कभी क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है। इन केस आ भी गया तो हमें इतने अच्छे से पता रहेगा कि हम लोग किस आइटम को किस जगह पे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कि अगर एग्जाम्पल कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमें पता रहेगा कि किन चीजों को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ना
ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये एक स्टेटमेंट है, तो हम इसे एक अकाउंट की तरह बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीओपी अकाउंट शॉर्ट में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब जो बीओपी अकाउंट होता है इसके अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब इसके कौन कौन से दो पार्ट होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इस तरीके से भी डिवीजन होता है, दो साइड भी बनती है इसके अंदर, है ना। अब ये जो दो साइड हैं, तो अकाउंट्स वाले बच्चे बता सकते हैं कि इधर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट साइड बताओगे? डेबिट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट डेबिट आइटम रिकॉर्ड। अगर हम नॉर्मल एक अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट आइटम की अगर बात की जाए तो हम इसमें डेबिट साइड, लेफ्ट साइड अपने डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट आइटम जो भी रहती है उसको अपने राइट साइड पे करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या कर देना है, उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में राइट साइड में डेबिट आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्रेडिट आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अकाउंट से बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। और अगर देखा जाएगा तो एक बैलेंस शीट में इसी तरीके से बनाया जाता है, जो बैलेंस शीट का पुराना वाला फॉर्मेट था, जब इस तरीके से बैलेंस शीट बनाया जाता था तो क्रेडिट साइड इधर रिकॉर्ड की जाती थी और डेबिट साइड इधर रिकॉर्ड की जाती थी। तो उसे छोड़ते हैं। ऐसे देखो कि जो क्रेडिट आइटम्स होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, जितनी भी क्रेडिट आइटम्स है, अभी मीनिंग बताते हैं इसका होता क्या है, उनको रिकॉर्ड की जाती है लेफ्ट साइड में, और जितने भी डेबिट आइटम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड की जाती है राइट साइड में। क्रेडिट आइटम को से कहने का ये मतलब है कि जितना भी क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने का मतलब है कि जितना भी हमारा इनफ्लो हो रहा है, किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, जितना भी इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट आइटम्स में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लेफ्ट साइड में। और जितना भी आउटफ्लो हो रहा होता है, किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की ही बात करनी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये पढ़े थे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। जब तक हमें फॉरेन एक्सचेंज का और उसके टाइप्स का और इसके से रिलेटेड चीजों का मतलब नहीं पता रहेगा, तब तक हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा होता है, इनफ्लो कहने का क्या मतलब होता है, इनफ्लो का क्या मतलब, सप्लाई। और सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, इनफ्लो होने का मतलब, बहुत इजी है, बोलो। मैम ट्राई करें। बोलो। एक्सचेंज। बिल्कुल नहीं, एक्सचेंज कैसे हुआ? इनफ्लो होने का मतलब है कि हमारे पास कोई चीजें आ रही हैं, आउटफ्लो होने का मतलब है हमारे पास से जा रही हैं, कह सकते हैं। जब भी कोई आइटम, और यहाँ पे कोई आइटम को तुम्हें बता दिया कि किन चीजों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग किन चीजों के बारे में बात करें, यहाँ हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। मतलब कहने का है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा होगा, गुड्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, सर्विसेज नहीं आ रही है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज जब आ रहा होता है हमारे पास का मतलब है किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये मतलब होता है कि जब भी हम कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आ रहा होता है, हमारे देश में आ रहा होता है, तो हम उसे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और उन चीजों को हम अपने क्रेडिट साइड में, क्रेडिट आइटम्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब भी हमारे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा होता है,
यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जा रही होती है, मेरे पास आ नहीं रही है मेरे कंट्री में, वहां से आउटफ्लो हो रहा है, उन्हें हम डेबिट आइटम्स बोलते हैं और उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आई सबको? अब देखो, अब बोला गया था ना, ओके, बोला गया था कि इनफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने लेफ्ट साइड में, क्रेडिट जिसको बोलेंगे, और आउटफ्लो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने डेबिट साइड यानी राइट हैंड साइड में, जिसे हम आउटफ्लो बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। हमेशा आउटफ्लो के बारे में याद रखो कि ये सब फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सिर्फ बात हो रही है और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अभी बताया कि इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी इसके दो टुकड़े होते हैं। किस चीज के? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, और इन दो पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि करेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को? करेंट अकाउंट, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो होता है क्या? करेंट अकाउंट। और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसे हम बोलते हैं क्या? ये होता है कैपिटल अकाउंट। अब ये अकाउंट को, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब एक बना रहे थे, हम स्टेटमेंट बना रहे थे, तो इसको हमने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? इसका एक का नाम करेंट और दूसरे नाम कैपिटल इसलिए रखा क्योंकि करेंट अकाउंट में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कंट्री के कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। फिर से सुनो, करेंट अकाउंट में हम लोग उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, जिनकी वजह से कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं आता है। और कैपिटल अकाउंट में हम उन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वजह से कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज आता है। तो अगर कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट आ रहा है, फर्क पड़ रहा है ट्रांजैक्शन होने की वजह से, तो वो पर्टिकुलर आइटम इधर वाली साइड में रिकॉर्ड होगा, ना कि करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं ये हम लोग पीछे पढ़े भी थे पिछले चैप्टर में। तो कंट्री के जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क पड़ेगा वो आइटम जाएगा कैपिटल वाले अकाउंट में। अगर उसके एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, उन आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे उसके करेंट अकाउंट में। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. बोलो, Yes, ma'am. ये चीजें समझ में आई कि क्या करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करते हैं एसेट लायबिलिटी को वो जाता है यहाँ कैपिटल अकाउंट में, और जो इफेक्ट नहीं करते हैं वो जाता है करंट वाले अकाउंट में। और ऊपर पहले करंट अकाउंट बनाया जाता है, फिर नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ये उसका जो होता है एक ऑर्डर होता है, प्रोसेस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाने का, ठीक है।